नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव और मेरा फेसबुक पे जनता की आवाज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और लगातार कोटद्वार की समस्याओं पर हम बात करते रहते हैं। और आज हम बात करेंगे चंद्र प्रकाश नेथानी जी से, जो कि विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ 2009 में PWD से रिटायर होने के बाद आपने देखा होगा कि इससे पहले जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर हरक सिंह रावत, उनके PRO भी रह चुके हैं। और कोटद्वार की समस्याओं पर उनके गहरा जो चिंतन रहता है, आइए आज उनसे ही बात करते हैं। सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद आपका। सर, अगर कोटद्वार की बात की जाए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पिछले 5 साल जिस प्रकार से हरक सिंह रावत जी थे, यहाँ पर विधायक थे, वन मंत्री भी थे, और कई लोग जैसे उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन कुछ काम उन्होंने किए भी है। जैसे लाल ढंग चिल्लर खाल मार्ग है, आज जो भी उसमें थोड़ा सा काम हुआ है वो उन्हीं की बदौलत हुआ है। और एक उनका सपना भी ये देख रहा हूँ मैं, जो ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क, इनके लिए भी वो कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध थे। क्या कहना चाहते हैं आप? उनके PRO भी रह चुके हैं। मेरा मानना ये है कि हमें देखते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि जहाँ पर भी अगर पर्यटन रहा है, धार्मिक पर्यटन रहा हो या स्वैच्छिक पर्यटन रहा हो, वहाँ से पलायन नहीं हुआ। और पौड़ी गढ़वाल जिसमें पर्यटन की संभावना होते हुए भी विकसित उनको नहीं किया गया है, तो यहाँ से ज़्यादा पलायन हुआ है। इसी दृष्टिकोण को लेकर मैं समझता हूँ, व्यक्तिगत मेरा मानना है कि हरक सिंह रावत जो पाखरों में कॉर्बेट टाइगर सफारी बनाना चाहते थे, वो एक बहुत ही शानदार योजना इस क्षेत्र के लिए होती। अगर वो योजना धरातल पर उतर गई होती तो मेरे ख्याल से यहाँ दिल्ली से भी नज़दीक पड़ता है, जौलीग्रांट एयरपोर्ट से भी नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ बहुत पर्यटन होना था और यहाँ का कारोबार बढ़ता, हमारे युवाओं को, बेरोजगारों को भी जो उनको रोज़गार मिलता। वो योजना हरक सिंह रावत ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये स्वीकृत करवाई थी। उसके लिए भारत सरकार की 106 हेक्टेयर पर बाड़े बनाने की अनुमति थी। और वहाँ पर जैसे आज की तारीख में होता है कि जो रामनगर से जो पर्यटक आते हैं, वो सारा कॉर्बेट पार्क ढूंढते हैं, कभी देखते रहते हैं, उनको ट्रेस बताते हैं कि साहब कहाँ जंगली जानवर मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर बाड़े बनने के बाद ये स्थिति होगी कि श्योर होता कि पर्यटक जा रहा तो उसको जो है जंगली जानवरों के दीदार होंगे। वहाँ पर हाथी, बाघ सारे मिलेंगे और जंगली जानवर, मिर्ग, वो चीतल भी मिलेंगे। तो वो ऐसी योजना थी और उस योजना के लिए 106 हेक्टेयर ज़मीन भारत सरकार से आवंटित थी। अब उसमें एक प्रश्न उठता है बाद में कि साहब वहाँ वृक्षों का पातन हो गया। भाई 2 बाड़े वहाँ बाघों के बनने थे, उसके किनारे ट्रैक रूट बनना था, तभी तो लोग बाड़े के अंदर देख पाएंगे जंगली जानवरों को। तो ट्रैक रूट पे अगर कोई वृक्ष है या कोई अवरोध होता है, उसको हटाया जाना ज़रूरी था। तो वही काम वहाँ पर हुआ बड़ी तेज़ी से। उस काम को हरक सिंह चाहते थे कि मैं अपने कार्यकाल में इस काम को पूरा कर दूँ। ट्रैक रूट भी बन गए थे जहाँ से और यात्री जाते, जहाँ पर्यटक जाते, वहाँ पर कहीं कहीं पुलिया भी बन गई थी। उसके अगल बगल मोर घट्टी से लेके कोठरी ढांग तक तमाम जो है डाक बंगलों को उनका पुनरुद्धार कर दिया गया था कि ताकि पर्यटक आराम से यहाँ रह सकें। लेकिन क्या कारण थे सर, क्यों नहीं हो पा रहा था वो? क्या आपसी खींचतान के कारण इस प्रकार की जो योजनाएं थी, इस पे काम नहीं हो पाया? क्या कारण? मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान तक जो है, जैसा हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि पौड़ी गढ़वाल का 75% हिस्सा जो है कॉर्बेट पार्क में है और रामनगर का, जिला नैनीताल का केवल 25% भूभाग जो है वो कॉर्बेट पार्क से आच्छादित होता है। और केवल पूरा आधिपत्य बहुत लंबे समय से रामनगर का उस पर बना आ रहा। और डॉक्टर हरक सिंह ने जैसे ही जो है यहाँ से कोटद्वार से और 3-4 जगह और से उसके द्वार खोलने शुरू गए और उस बात को जो है उसके आजकल डिजिटल माध्यम से उसका प्रसारित किया कि यहाँ से आप लोगों को सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है। तो लोगों को ये लगा, मेरे ख्याल से रामनगर जिनका आधिपत्य इस पर है, उनको ये लगा कि अगर कोटद्वार में ये व्यवसाय बढ़ा तो हो सकता है कि हमारे व्यवसाय पर इसका कहीं असर पड़े। और एक ही व्यक्ति उसकी कंप्लेन में नाम उभर कर आता है, जिन्होंने चिल्लर खाल रोड भी रोकी और कालाघाट के लिए जो रामनगर बस पुराने समय से चला करती थी, शीतकाल में चलती थी, उस बस को भी रुकवाया और कॉर्बेट टाइगर सफारी का भी उसका जो निर्माण हो रहा था उसको भी रुकवाया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुठाराघात हम लोगों की भावनाओं पर हुआ है। यहाँ से मेरे ख्याल से 14 जिप्सियों को लाइसेंस मिले हुए थे
ऐसी भी योजना चल रही थी कि यहाँ से हम कुछ गाइड्स को कालागढ़ में प्रशिक्षण देंगे, उनको भी रोज़गार मिलेगा। लड़के लड़कियाँ जो भी युवतियाँ जो भी हों वो गाइड का भी प्रशिक्षण लेते और उससे लोगों को स्वरोजगार से लेके होम स्टे से लेके छोटे मोटे ढाबों से लेके पंचर की दुकान से लेके जो है बहुत लाभ मिलना था उससे। वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लगता है कि उस योजना का रोका जाना, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रभावी कोई पैरवी नहीं कर पा रही है, जिसके कारण ये योजना खटाई में पड़ गई लगती है। सर आप पीआरओ रह चुके हैं हरक सिंह रावत जी के, और अभी मैं आपको देख रहा हूँ बहुत मुखर होकर आप विभिन्न समस्याओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो उस समय सर, उस समय भी समस्याएं थी, तो क्यों नहीं आप लोगों ने उस समय इन समस्याओं पर काम किया? जैसे रेलवे स्टेशन की बात की जाए, ट्रेनें वहाँ पर नहीं है। रोडवेज की बात की जाए, लाल ढंग चिल्लर खाल मार्ग चलो, उस पर तो काम हुआ है। मोटर नगर की बात की जाए, और बहुत सारी बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो उस समय, उस कार्यकाल में आपके द्वारा क्यों नहीं इन पर आवाज़ उठाई गई सर? नहीं, उस समय जो है हॉस्पिटल के मामले में अगर आप देखेंगे, जब कोरोना पीरियड हो गया था तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके और जो जनरेटर पॉइंट बने हैं 5 या 6 बन गए थे हर किसी के टाइम पे। उन्होंने 5 करोड़ रुपए पर्यावरण बोर्ड से भी हॉस्पिटल को दिलवाया था कि अगर कोई कमी यहाँ पर कोई असुविधा होती है, पूरे 100 बेडों तक जो है ऑक्सीजन की लाइन बिछ चुकी थी कि केवल 30 बेड का ये पहले हॉस्पिटल था आईसीयू में, और 100 बेड तक का ये जो उस पर पूरी लाइन ऑक्सीजन की लाइन बिछ चुकी थी। हॉस्पिटल को डेवलप करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया, ऐसा नहीं कह सकते हम। कुछ कार्य ऐसे कि जो लंबे पीरियड पहले हो जाने चाहिए थे, माना बाढ़, नदियों की सुरक्षा का काम है, लोगों की खेती बर्बाद हो रही है और जनधन की हानि हो रही है, तो उन्होंने बाढ़ सुरक्षा के काम पर भी ध्यान दिया। जंगली जानवरों को जो है आके खेती भी चौपट कर रहे हैं और जनधन की हानि भी कर रहे हैं, तो बाढ़ सुरक्षा के उसको जंगली जानवरों की बाढ़ सुरक्षा जो दीवार बनाने में, उसमें भी उन्होंने काम किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि कोटद्वार चौराहे को चौड़ीकरण में, वहाँ से अतिक्रमण हटाने में, और लाल बत्ती चौक से जो अतिक्रमण हटाया गया है, वो ऐसा काम है कि कोटद्वार में बाकी किसी के बस का वो था ही नहीं, किसी का विजन ही नहीं था कि हम इस काम को करें। वो पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे कि मैं कोटद्वार को पर्यटन के नक्शे पर लाना चाहता हूँ कि यहाँ जो है हज़ारों की संख्या में तीर्थयात्री रोज़ पहुँचे, और जब कोटद्वार पहुँचेंगे तो फिर ताड़केश्वर भी पहुँचेंगे, तो फिर ज्वालपा धाम भी पहुँचेंगे, तो फिर खिरसू भी पहुँचेंगे। अगर कोटद्वार तक वो सब लोग पहुँच जाते हैं। सर उन्हीं के कार्यकाल में ये नगर निगम बना दिया गया और आज नगर निगम किस प्रकार से हालत है, तो क्या सही निर्णय था वो नगर निगम कोटद्वार को बनाना? देखिए, अगर आप मुझसे सत्य कहलाएं तो मैं नगर निगम बनने से पहले ग्राम प्रधान था, और हमारी ग्राम सभाएं जो है इससे एबोलिश हुई हैं, और मैंने सबसे ज़्यादा मुखर होकर के उसका जो है विरोध किया था नगर निगम का। अगर आप पुराने लोगों से पूछे जो कोटद्वार में उसमें आंदोलन थे, तो चंद्र प्रकाश नैथानी उसमें अग्रणी था, चाहे कोर्ट जाना हो चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो। लेकिन कोटद्वार के लोगों ने उस समय हमको सहयोग नहीं किया, वो नहीं समझे। उन्होंने सोचा कि शायद हमको मलाई मिल जाएगी नगर निगम बनने से, और आज कहते हैं कि हाँ साहब आप बहुत अच्छा उस समय विरोध कर रहे थे, और अब हम नगर निगम बनने के बाद हम समस्याओं से घिरे हैं। तो मैं उस समय प्रबल विरोधी नगर निगम का था। आगे सर कोटद्वार किस दिशा में चल रहा है? अगर बात की जाए 15 महीने का कार्यकाल हमारी मैडम दीदी रितु खंडूरी जी को हो गया, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी है और बहुत अच्छा मौका भी है, डबल इंजन की सरकार है, साथ ही साथ आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, और इस प्रकार की दुर्दशा कोटद्वार की हो रखी है, क्या कहेंगे सर? मेरा कहना ये है कि हर आदमी का अपना दृष्टिकोण होते, कुछ उनके निकटवर्ती लोग होते हैं। कोटद्वार के लिए अगर सबसे जो हानिकारक बात रही है, तो अंतरिम सरकार बनने से लेकर 2002 से लेकर 2005 का चुनाव हुआ, 2007 का चुनाव हुआ, 2012 का हुआ, 2017 का हुआ, बार बार प्रतिनिधि बदला जाना यहाँ का वो घातक रहा है। हर व्यक्ति जो ना आया तो उसने अपने ढंग से योजना बनाई, पुरानी योजनाओं पे उसने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसका कारण ये मुझे लगता है, और इस हिसाब से हमें 2007 से 11 का जो कार्यकाल था, जिसमें मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी हुई थी, NIRD की भी घोषणा हुई थी, जिले की भी घोषणा हुई थी, वो घोषणाएं उसके बाद जो है दूसरे प्रतिनिधियों के दिल और दिमाग में नहीं आए। हर उम्मीद की कोई किरण दिखाई दे रही है सर? अब हम तो संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए, और बार बार जितने भी प्रतिनिधि आ रहे हैं हम उन सबसे मिल रहे हैं। हमारा प्रयास है एक सामाजिक संगठन से जुड़े होने के कारण, और मैंने मैडम से भी पिछली बार भी कहा कि अब हम 75वें वर्ष में पहुंच गए हैं। अब हमारी कोई लालसा नहीं है कि हमको कोई पद मिले, अब केवल हम एक विकास देखना चाहते हैं। आप उस विकास को हमें यहाँ दिखा दीजिए, तो हमें ये लगेगा कि हमें हमारी पीढ़ियाँ, जो भावी पीढ़ियाँ हैं, वो हमें कोसेंगी नहीं अगर ये विकसित हो जाएगा कि हाँ साहब हमारे पूर्वजों ने भी, हमारे पुराने लोगों ने भी कुछ इसके लिए प्रयास किया, इसको विकसित करने के लिए।
तो हमें भी इसमें आत्मिक शांति भी मिलेगी हमको इस बात को लेकर। तो दोस्तों ये थे चंद्र प्रकाश नैथानी जी, जो कि पूर्व में डॉक्टर हरक सिंह रावत जो कि वन मंत्री यहाँ पर रह चुके हैं, उनके पीआरओ भी यहाँ पर रह चुके थे और अभी भी मुखर रूप से अपनी जो है आवाज़ को उठाते रहते हैं, समस्याओं पर लगातार बात करते हैं, विभिन्न संगठनों से भी जुड़े हैं और हमने भी कई सवाल उनसे पूछे, उनके जवाब उनसे जानने की कोशिश करी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि किस प्रकार से आप कोटद्वार की इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या आगे कारण है, क्यों कैसे इसका विकास हो सकता है, इन सब पे अभी अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।